सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहां से आज हम कंटिन्यू करने वाले होंगे। तो आज हम बात करने वाले होंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाएंगे, थोड़े से ग्राफ्स ग्रुप्स देखेंगे, थोड़ा सा मजा भी आएगा ग्राफ्स देख के, है ना। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मतलब एक्सचेंज इंटरेक्शन होता है ना, पाई मेसॉन्स का। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और कोई भी न्यूक्लियॉन में, है ना। न्यूक्लियॉन मतलब वो स्पीसीज जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें अलाउ नहीं करती है, ठीक है। ये चीज तो मतलब तुम लोग ना एज अ होमवर्क ले लेना, ठीक है। ये चलो एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही होमवर्क दे रहा हूँ यार मैं, कोई बात नहीं। सो प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। इसके लिए हिंट दे देता हूं मैं। यूज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स क्रॉस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, whichever way you want you do it, ठीक है। just prove me that electrons cannot be found inside the nucleus, ठीक है। हाँ जी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है। तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज देखे थे। आज हम देखते हैं, मतलब सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर इंटरेक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट थे हमारे, हाइडेकी युकावा, हाइडेकी युकावा, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर न्यूक्लियर इंटरेक्शन के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर इंटरेक्शन में इस तरह का पोटेंशियल लगता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं युकावा पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। इस तरह का पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है, मतलब न्यूक्लियर न्यूक्लियर इंटरेक्शन जब होता है तब इस तरह का पोटेंशियल में के थ्रू वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल कुछ इस तरह का होता है, आर इस तरफ गया, ठीक है, और पोटेंशियल एंड ये इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। एंड न्यूक्लियन न्यूक्लियन इस तरह की पोटेंशियल के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि कूलम पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होती है, दो चार्ज पार्टिकल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, है ना। कूलम पोटेंशियल के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, है ना। समथिंग पोटेंशियल विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना, k⁻⁴ समथिंग, है ना। तो सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, सॉरी न्यूक्लियर न्यूक्लियन जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू ऐसे वो लोग इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। इस पोटेंशियल के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ अ पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर बहुत बड़ी है और कंप्लीट पिक्चर बहुत एडवांस भी है। तो अभी के लिए ये सिर्फ यही जानना इंपॉर्टेंट है एंड यही मैंने आप लोगों को बताया है। सो ओवरऑल न्यूक्लियर फोर्स जो होता है जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर पोटेंशियल, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, जैसे कि कूलम पोटेंशियल भी इन्वॉल्व है ना, कूलम फोर्स भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है। वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये तो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, क्लास ट्वेल्थ की किताब में ही था शायद ये, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है क्लास ट्वेल्थ में हमें ये पढ़ाया गया था। अभी का पता नहीं, अभी का सिलेबस करिकुलम चेंज होता रहता है वैसे भी। सो इस तरह का पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह का पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। सो ये आर है, ये वी ऑफ आर है, ठीक है। ये इफेक्टिव है, मतलब ये ओवरऑल पोटेंशियल है, मतलब ये इसमें कूलम पोटेंशियल भी है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स भी है, रिपल्सिव पोटेंशियल्स भी है एंड सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बट ये भी ना एक मतलब मॉडल है, हमें एक्चुअली पता नहीं है। जैसे कि जितना सर्टेनिटी के साथ हमें ना मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पोटेंशियल के बारे में पता है ना, उतना सर्टेनिटी के साथ हमें ना मतलब न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है। बहुत सारे रीजंस है उसके, है ना, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर साइज, ऑल्सो बिकॉज ऑफ
इतना स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो हमारे डेली लाइफ में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन होता है, इसीलिए हमें डेली लाइफ में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस का मतलब वो अनुभव नहीं मिलता, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, हम देख नहीं पाते अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर उसके थ्रू, है ना। तो इतना इतना कॉमन नहीं है स्ट्रॉन्ग फोर्स को देखना, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में इतना कुछ नॉलेज हमारे पास है नहीं, जितना मतलब इतना इतना प्रेसाइज नॉलेज नहीं है जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में है। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये था कि ये भी जस्ट एक मॉडल है, ठीक है, प्रेसाइज नहीं है ये भी, ठीक है। बट ये बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन कर देता है चीजें, एटलीस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। सो कंसीडर टू न्यूक्लियॉन्स, दो न्यूक्लियन है, ठीक है, ये दोनों आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो जैसे ही आप इनके बीच में ना डिस्टेंस कम करोगे, ठीक है, डिस्टेंस कम कम हो रहा है, यहाँ तक पहुंच गए मान लो, ठीक है, यहाँ से बाउंडेडनेस स्टार्ट हो गई, वैसे तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी, बट यहाँ से बाउंडेडनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड होंगे वाया स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, और डिस्टेंस घटाओगे, ठीक है, और घटाओगे, डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है, और घटा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा बाउंड हो गए ये लोग, ठीक है। अब इस तरह का सिस्टम बन चुका है कि आपको यहाँ इन दोनों सिस्टम को अलग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर एनर्जी दोगे तभी जाके ये दो न्यूक्लियन जो है वो सेपरेट होंगे, ये बाउंड हो चुके हैं अभी, ठीक है। और ज्यादा डिस्टेंस घटाओगे तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे बाउंडेडनेस जो है वो खत्म हो जाएगी, और ज्यादा डिस्टेंस घटाओगे तो अब रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा छोटे डिस्टेंसेस पे भी एक रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगता है। तो ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा छोटे डिस्टेंस पे भी एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसके बाद जाके एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इस रीजन के बीच में, इस रीजन ऑफ डिस्टेंसेस के बीच में, एंड देन अगेन मतलब वही सेम चीज रिपल्सिव फोर्स लग जाता है, एंड अगर आप एनर्जी दोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल या फिर ये न्यूक्लियस जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसएसोसिएट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी वीक है। एंड ये जो डिस्टेंस होता है वो टिपिकली इन द रेंज ऑफ 0.7 टू 0.8 फेम्टोमीटर होता है, एंड ये जो डिस्टेंस होता है डिसएसोसिएशन जहाँ पे मतलब न्यूक्लियर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो थोड़ा नेग्लिजिबल हो जाता है, वो लगभग 3 फेम्टोमीटर टू 8 फेम्टोमीटर होता है, बस एग्जैक्ट रेंज में नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो एक आइडिया दे रहा हूँ बस, ठीक है। सो ये होता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर पोटेंशियल की बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको बहुत सुनने को मिलेगा ये चीज, ठीक है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स दो अगर मतलब न्यूक्लियाई है जिनका सेम जेड है, सेम जेड मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप, जैसे कि 1H1 हाइड्रोजन और 2H1 डॉयटरन, ठीक है, दोनों में जेड सेम है, मास नंबर अलग है, इसका मतलब ये है न्यूट्रॉन नंबर अलग है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम क्या, आइसोटोप्स, ठीक है। दूसरे प्रजाति होते हैं आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोन्स, इसमें होता है सेम न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है, इसका एग्जाम्पल खुद देख लेना, ठीक है। एंड तीसरा होता है आइसोबार्स, आइसोबार्स में सेम मास नंबर होता है, ठीक है, सेम ए होता है, डिफरेंट जेड हो सकते हैं ऑब्वियसली। एंड तीसरे टाइप का चीजें जो होती है ये तो हो गई सेम मास नंबर, सेम न्यूट्रॉन नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर है, ठीक है। अम, एक टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई वो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं जिसका मास नंबर तो सेम होता है, सेम है, बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब एक एलिमेंट है एक्स मान लो, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट वाई में उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो मान लो कि हाँ 13 नाइट्रोजन 7 एंड 13 कार्बन 6, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सॉरी मास नंबर कितना है, ए इज 13 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 13 माइनस 7 विच इज 6, ठीक है। इसमें मास नंबर क्या है 13 है,
प्रोटॉन कितने हैं? 13 - 6, सॉरी 6 है, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? 13 - 6 विच इज 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने प्रोटॉन थे उसमें इसमें इतने न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे जितने न्यूट्रॉन्स थे इसमें इतने प्रोटॉन्स है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर एक्सचेंज हो, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक सी बातें, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे चीजों को देखते हैं, कैसे देखा था शुरू में लोगों ने, ठीक है। पहले हम ना थोड़ी सी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे हम ना ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियन का, या फिर सॉरी न्यूक्लियन तो छोटा हो गया बहुत ज्यादा, कोई भी न्यूक्लियस का मास हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने पढ़ा था पहली बार मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। मेरा दिमाग हिल गया था, लाइक लिटरली इतना इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। आई डोंट नो मैं उतना अच्छी तरीके से आप लोगों को कन्वे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट हमारे जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे न्यूक्लियर फिजिक्स के, ही वॉज माइंड ब्लोइंग, लाइक उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, एंड आई एम लिटरली अमेज्ड विद दैट थिंग। सो एनीवेज, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ना आयनाइजर होता है, ठीक है, आयोनाइजर। इसमें से ना हम मतलब आयोन्स को निकालते हैं बाहर, मतलब न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, बस एक आयन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ करता था, डबली चार्ज हीलियम आयन होता था ना, 4He2 2+, मतलब उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए थे, ठीक है। सिम वो आयनाइजर का काम ही यही है, ठीक है, कि मतलब इसमें से इसका जो एक एलिमेंट में से उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। तो कैसे निकालते हैं वो अलग बात है ना, थर्मल एक्साइटेशन से या फिर कुछ और तरीके से, ठीक है। आयनाइजर के बाद ये जाता है अपना मास एनालाइजर में। ये मास एनालाइजर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मास एनालाइजर पे, ठीक है। एन जाता है ये डिटेक्टर पे, डिटेक्टर, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। आयनाइजर का तो इतना कुछ रोल नहीं है। आयनाइजर तो चलो इसका काम वही है कि मतलब ये क्या बोलते हैं, एटम, न्यूट्रल एटम में से इसके आयंस को मतलब सेपरेट कर दे, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर दे, ठीक है। मास एनालाइजर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसका ना मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मास एनालाइजर में होता है वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। एक चीज होती है जिसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, एंड होता है एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डिटेक्टर, यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो जगह है यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, आयोनाइजर से आयंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरफ, ठीक है, क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरफ, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, क्यू वी क्रॉस बी, है ना। इसका मैग्नीट्यूड हम लिखें तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर अगर बी इस तरफ है, मतलब आउटवर्ड है, ठीक है, तो वी इस तरफ जा रहा है ना, वी इस तरफ है, बी इस तरफ आउटवर्ड है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि साइन थीटा, अब ऑब्वियसली वी और बी के बीच में थीटा 90 डिग्री है, तो ये क्यू वी बी हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, एफ बी इस तरफ लग रहा है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। तो ये जो पार्टिकल जा रहा था इसका वेलोसिटी इस तरफ था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसको इस तरफ फोर्स लगा रही है। तो अगर मान लो दोनों फोर्स की स्ट्रेंथ बराबर हुई, ठीक है, या फिर इसको ऐसी तरीके से लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू एफ ई, तो क्या होगा, ये अनडिफ्लेक्टेड पास होगा, है ना। अगर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम हुई, एक मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ एक रस्सी है, ठीक है,
मान लो कि एक रस्सी है, यहां से एक पर्सन ए है जो इसको खींच रहा है, ठीक है, मान लो ए है, यहाँ पे एक पर्सन बी है जो इसको खींच रहा है, ठीक है, इसको खींच रहा है। अब दोनों अगर सेम ताकत से खींचेंगे तो ये एक पर्सन में मूव नहीं करेगा, हिलेगा ही नहीं अपने अपनी जगह से, ठीक है। बट अगर बी की ताकत ज्यादा है और ए की ताकत कम है तो रस्सी इस तरफ आएगा, इस तरफ खींचेगा, है ना। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ये एफ ई है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर मान लो ई का ज्यादा है तो इस तरफ जाएगा, बी का ज्यादा है तो इस तरफ जाएगा, और अगर बराबर है तो सीधा जाएगा, ठीक है। ओके, सो अगर दोनों बराबर हुए तो क्या कंडीशन होगी, सो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर निकाल दे तो मैग्नीट्यूड क्यू ई हो जाएगा, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो वेलोसिटी जो होगा वो होगा ई बाई बी, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचो, अगर एक पार्टिकल का वेलोसिटी ई बाई बी है, मान लो कि उसका मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत सारे वेलोसिटीज के पार्टिकल्स जाएंगे ना, आयोनाइजर से रेंज ऑफ वेलोसिटीज जाएंगी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक गैस है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसमें रेंज ऑफ वेलोसिटीज होती है ना, रेंज ऑफ वेलोसिटीज होती है। तो हाँ, इसमें बहुत सारी वेलोसिटीज होंगी, उसमें से एक वेलोसिटी ई बाई बी भी होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा ना ई बाई बी। अगर कोई भी पार्टिकल जिसका वेलोसिटी ई बाई बी है तो वो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका थोड़ी देर बाद में, ठीक है। बट अगर किसी का वेलोसिटी ई बाय बी से ज्यादा है या कम है तो ये या तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा या तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर ई ज्यादा है तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, बी ज्यादा है तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। बट जाएगा नहीं, यहाँ से पास थ्रू नहीं होएगा, यहाँ से पास सिर्फ वही क्या बोलते हैं एटम्स होंगे या फिर वही आयन्स होंगे जिसकी वेलोसिटी वी होगी, और वी क्या होगी ई बाई बी, ठीक है, समझ गए। तो हाँ जी, ये हो गया। अब अब आता है मेन काम, ठीक है। अब वेलोसिटी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसीलिए इसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सेलेक्ट करता है ये, ठीक है। ये काम हो गया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर डालोगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस तरफ है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगा, सर्कुलर घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्कुलर घूमना चाहिए, ऐसे सर्कुलर वे में घूमेगा, है ना, डिपेंडिंग अपन चार्ज, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो तो इस तरफ घूमेगा, नेगेटिव चार्ज हो तो इस तरफ घूमेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये तो हमने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर, वो होगा किसके बराबर, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, क्यू वी वी के बराबर, है ना। सो है ना, अब ये v और ये v कट गया। सो आपका m बाई क्यू निकालते हैं पहले तो, ठीक है। m बाई क्यू इज टू क्यू बी आर बाई वी, ठीक है, क्यू बी आर बाई वी, ठीक, सॉरी, ओके, क्यू इस तरफ ले गए तो क्यू इस तरफ नहीं होगा, सो बी आर बाई वी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें पता है कि नहीं, आर निकाल सकते हैं हम, आर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो, ये तो हमारे डिटेक्टर है ना, यहाँ पे तो हमारे डिटेक्टर्स हैं सारे के सारे, तो हम इस आर को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे कितना रेडियस बना, ठीक है, एक ट्रेस करेगा ये पूरा का पूरा, है ना, मतलब डिटेक्टर्स है सारे के सारे। तो ये क्या करेगा, मतलब यहाँ पे जो होगा, ये आर रेडियस जो है ये हम मेजर कर सकते हैं, रेडियस मेजरेबल है, एक्सपेरिमेंटली इट कुड बी मेजर्ड। बी हमें पता ही है, हमने ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ये बी, ठीक है। और v हमें पता है क्या होना चाहिए, ई बाय बी होना चाहिए, बट ये बी अलग है, ये यहाँ का बी है, ठीक है, इसको बी प्राइम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ इसको बी प्राइम लिख देते हैं, ठीक है। सो हाँ, हाँ बी हमें पता ही है, तो सारी चीजें नोन है। तो मास निकालने के लिए बी पता है, आर पता है, वी पता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो मास का, जैसे मान लो हीलियम का निकाल रहे हैं, ठीक है, मास नंबर ए इज टू 4 होता है, ठीक है। ए इज टू 4 के लिए एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ एक पर्टिकुलर रेडियस ये ट्रेस करेगा,
ए इजिकल्स टू 8 के लिए बड़ा रेडियस का ट्रेस करेगा। ठीक है। सिमिलरली बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इसीलिए तुम मतलब रेडियस मेजर करोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से एम बाई क्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्यू भी तुम्हें पता है, क्यों भी तुम्हें पता है क्योंकि तुमने मतलब क्या बोलते हैं, सारे अब तुम्हें पता है कि कितने सारे आयंस निकाले, आयनाइजर से तुमने आयंस निकाल दिए हैं, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं। तो मतलब अगर हीलियम डाल रहे हो, हीलियम में डबली चार्ज हीलियम डाल रहे हो, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप ऑफ कर रहे हो, तो तुम्हें क्यों भी पता होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो इस हिसाब से तुम एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये थी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम रेडियस की बातें। ठीक है, रेडियस की बातें, रेडियस की एक्सपेरिमेंटल हम कैसे निकालते हैं रेडियस एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, तो आज इतना ही था। तो थोड़ा छोटा हो गया होगा आज का सेशन, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबा रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय।